हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्कोपी। तो आज हम देखने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आरईआर का यूनिट 2 सोलर थर्मल एनर्जी। तो इसमें हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो है सोलर थर्मल एनर्जी, सोलर रेडिएशन, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एंड देयर मटेरियल एप्लीकेशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, फोकसिंग ऑफ कलेक्टर्स एंड देयर मटेरियल, उसकी एप्लीकेशंस एंड परफॉर्मेंस, सोलर थर्मल पावर प्लांट, लिमिट थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर सोलर हीटिंग एंड कूलिंग, लिमिटेशंस ऑफ सोलर पावर प्लांट। तो अब हम देख लेते हैं सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन वो होती है जो हमें अर्थ के सरफेस पर मिलती है और ये लोकेशन टू लोकेशन अर्थ में वेरी करती है। However, radiation received outside the Earth atmosphere is different. जो रेडिएशन हमें अर्थ के एटमोसफेयर के बाहर मिलती है वो हमें जो अर्थ के एटमोसफेयर के ऊपर मिलती है वो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, अटेन्युएशन ये 4-5 प्रोसेस होते हैं जो अर्थ एटमोसफेयर में एंटर करने के बाद सोलर रेडिएशन में अफेक्ट डालती है। सोलर रेडिएशन इज ग्रुप इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। तो दो कैटेगरीज होती हैं इसके, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन। ये क्या होता है? जो सन की रेडिएशन हमें अर्थ एटमोसफेयर के बाहर से मिलती है, अर्थ के एटमोसफेयर से, उसको हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं और इसमें कोई भी डिफ्यूज कंपोनेंट्स नहीं होते। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज द मेजर ऑफ रेडिएशन दैट वुड बी रिसीव्ड इन द एब्सेंस ऑफ एटमोसफेयर। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वो होता है जिसमें रेडिएशन हमें एटमोसफेयर के एब्सेंस में मिलती है। अब हम टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन देख लेते हैं। तो ये रेडिएशन वो होती है जो हमें अर्थ के सरफेस में मिलती है, इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं और ये 70% होती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की। सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू अर्थ एटमोसफेयर। जो सोलर रेडिएशन अर्थ के एटमोसफेयर से पास करती है और उसमें फिर स्कैटरिंग, एटमोस्फेरिक अब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, ये सारे प्रोसेस होते हैं और तो वो हमारा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन के अंदर आ जाता है। और जो पार्ट हमारे स्कैटर्ड हो जाते हैं रेडिएशन में वो वापस से स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं। अगला डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन। सोलर रेडिएशन रिसीव्ड इन अर्थ सरफेस विदाउट चेंज इन डायरेक्शन इज नोन एज डायरेक्ट रेडिएशन। तो डायरेक्ट रेडिएशन वो होता है जो सन से, सोलर से डायरेक्ट अर्थ पे सीधी आ रही है, बीच में कोई भी उसमें स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन ये सब नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट रेडिएशन हो जाता है। वहीं पे डिफ्यूज, द रेडिएशन रिसीव्ड इन टेरेस्ट्रियल सरफेस from all part of the sky done is known as diffuse radiation। तो वही है जिसमें स्कैटरिंग आ जाती है हमारा कि डस्ट के थ्रू, तो उसमें क्या हुआ, हमारा डिफ्यूज रेडिएशन हो जाता है। इसमें क्या है कि जो डायरेक्शन होती है ना रेडिएशन की वो सीधी नहीं रहती, वो थोड़ी इधर उधर स्कैटरिंग और डस्ट पार्टिकल के वजह से इधर उधर हो जाती है, एंगल्स आ जाते हैं। इट हैज यूनिक पाथ। डायरेक्ट रेडिएशन में यूनिक पाथ होता है, वहीं पे डिफ्यूज में नहीं होता यूनिक पाथ। इट हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ एटमोसफेयर टू ट्रेवल थ्रू। इसमें कम अमाउंट रहता है एटमोसफेयर का कि वो कम एटमोसफेयर के थ्रू ही से ट्रेवल करना पड़ता है। वहां पर ही डिफ्यूज में ज़्यादा एटमोसफेयर का प्रेशर रहता है कि उसको उससे गुजरना पड़ता है। यहीं पर इट मेंटेन्स इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन। डायरेक्ट रेडिएशन जो है वो इंटेंसिटी और डायरेक्शन को मेंटेन रखता है, वहीं पर डिफ्यूज उसकी अनयूनिफॉर्म स्पीड रहती है और इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं रहता कि किस तरफ लाइट या रेडिएशन जाके ड्रॉप आउट होगी। इट इज वहीं पे डायरेक्ट रेडिएशन, इट इज स्ट्रॉन्गर इन एरियाज डायरेक्टली फेसिंग टू द सन। और वहीं ये स्ट्रॉन्ग उस एरिया में रहता है जो एरिया सन के डायरेक्टली फेस कर रहा है, जो सन के डायरेक्ट ऊपर ही है, ऊपर इधर उधर नहीं जा रही। वहीं पर जो डिफ्यूज रेडिएशन है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है स्काई में। डायरेक्ट रेडिएशन में क्रूशियल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, ये सोलर पावर के लिए सबसे क्रूशियल सिस्टम है कि इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। वहीं पर डिफ्यूज रेडिएशन प्रोवाइड एम्बिएंट लाइटनिंग कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल एनर्जी जनरेशन। वहीं पर डिफ्यूज रेडिएशन के थ्रू हम एनर्जी जनरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि क्लाउडी डेज जिसमें ज़्यादा बादल हो जाते हैं ना, उसमें भी इसमें एनर्जी जनरेशन और एम्बिएंट लाइटनिंग का सोर्स हमें मिलता रहता है। अब हम अगला देख लेते हैं ग्लोबल रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन के बीच में डिफरेंस। तो वहीं पे ग्लोबल रेडिएशन क्या है? ग्लोबल सोलर रेडिएशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन फॉलिंग इनटू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ग्लोबल सोलर रेडिएशन वो है कि जो टोटल अमाउंट जितना रेडिएशन हमारे अर्थ के सरफेस पे डाउन हो रहा है हॉरिजॉन्टली, उसको हम ग्लोबल रेडिएशन बोलते हैं। वहीं पे डिफ्यूज रेडिएशन, डिफ्यूज सोलर रेडिएशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द स्काई। अब यहीं पे डिफ्यूज सोलर रेडिएशन क्या है कि स्काई के जितने भी पार्ट से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एनर्जी जो गिर रही है डायरेक्टली सन से, उसको हम डिफ्यूज रेडिएशन बोलते हैं।
अब वहीं पे दूसरा पॉइंट हम ग्लोबल रेडिएशन में देखें, टिपिकली वैल्यूज फॉर डेली गोल सोलर रेडिएशन रेंज फ्रॉम 1 to 35 मिली मेगा जूल पर मीटर स्क्वायर। वहीं पर इसकी रेडिएशन की रेंज है ये याद करनी। वहीं पे डिफ्यूज रेडिएशन में इसकी जो रेडिएशन रेंज होती है वो 1 to 20 मेगा जूल पर मीटर स्क्वायर रहती है। ग्लोबल रेडिएशन का नेक्स्ट डिफरेंस, द वैल्यूज आर यूजुअली हाईएस्ट इन द क्लियर सन कंडीशन। जो इसकी वैल्यू होती है ये रेडिएशन रेंज की, ये ज़्यादा हायर रहती है जब समर होता है या विंटर। विंटर में इसकी वैल्यू कम हो जाती है और क्लाउडी डेज होते हैं उसमें भी इसकी वैल्यू कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा जब सन क्लियर रहता है या समर रहता है उसमें इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। वहीं पर डिफ्यूज रेडिएशन में इसकी वैल्यू ज़्यादा तब रहती है जब क्लाउडी कंडीशन हो एंड लोएस्ट ड्यूरिंग द क्लियर स्काई डेज, और तब कम रहती है जब स्काई क्लियर रहता है। समर के टाइम इसकी वैल्यू कम रहती है। अब हम सोलर कांस्टेंट देख लेते हैं। द सोलर कांस्टेंट इज द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन ऑन ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सन रेज। अब ये सोलर कांस्टेंट एक एनर्जी है जो हमें सन से रिसीव होती है, परपेंडिकुलर जो होती है तो सन के रेज से, एट द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। एक मीन डिस्टेंस पे, मतलब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आउटसाइड द एटमोसफेयर के बाहर। A solar constant is a measurement of the solar electromagnetic radiation available in meter squared at Earth distance from the sun. A solar constant एक मेजरमेंट होता है सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो कि हमारा अवेलेबल रहता है मीटर स्क्वायर की फॉर्म में अर्थ की डिस्टेंस अर्थ अर्थ की डिस्टेंस से और सन की जो डिस्टेंस है उसके बीच में। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है सोलर कांस्टेंट की वो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ये है 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वहीं पर जो एक्यूरेसी वैल्यू इसमें हम ऐड करें तो प्लस माइनस में इसमें 1.5% रहता है। अब हम देख लें द लोकल एपरेंट टाइम LAT, द टाइम यूज फॉर कैलकुलेटिंग द आवर एंगल इज द लोकल एपरेंट टाइम। तो वही है जो टाइम कैलकुलेट इसमें हम करते हैं कि जो हमारा आवर एंगल है वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं रेडिएशन के गिवन वैल्यू से कैसे पड़ रही है। तो उसका हमारा फॉर्मूला है LAT इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन प्लस 4 इंटू में स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड माइनस में लॉन्गिट्यूड ऑफ लोकेशन। तो ये फॉर्मूला बस आप याद कर लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सोलर कलेक्टर्स अब हम देख लेते हैं। सोलर कलेक्टर्स आर यूज टू कलेक्ट द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू द थर्मल एनर्जी बाय अब्जॉर्बिंग देम। तो सोलर कलेक्टर्स वो होते हैं जिसमें हम सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं एक जगह पर और उसको हम बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं थर्मल एनर्जी में बाय अब्जॉर्बिंग देम। तो वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके, दिस थर्मल एनर्जी इज फर्दर यूज फॉर हीटिंग अ कलेक्टर फ्लूइड सच एज वाटर ऑयल एयर। तो ये जो थर्मल एनर्जी हमारी जनरेट होती है इसको हम आगे जाके यूज कर सकते हैं किसी चीज़ को हीट करने में। जो हमारा कलेक्टर रहता है जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया या एयर हो गया, इन सबको हीट करने में, इन सारे फ्लूइड्स को, इसमें ये मदद करता है। सोलर कलेक्टर सरफेस इज डिजाइन फॉर हाई एब्जॉर्प्शन एंड लो एमिशन। तो जो सोलर कलेक्टर का सरफेस होता है वो उसको डिजाइन करा जाता है कि उसमें अब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहे और लाइट का जो एमिशन है रेडिएशन का वो कम रहे। अब हम देख लेते हैं सोलर कलेक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं। नॉन कॉन्सेंट्रेशन कलेक्टर, इसको हम एक फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर। पहला पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि द एरिया ऑफ कलेक्टर इज ग्रास द सोलर रेडिएशन इज इक्वल टू द ऑब्जॉर्बर प्लेट एंड हैज कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ 1। इसमें वो रहता है कि ये जो कलेक्टर का एरिया रहता है वो उतना ही सोलर रेडिएशन को क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब कर पाता है जितनी उसकी प्लेट रहती है। जितनी बड़ी उसकी प्लेट रहेगी वो उतने ही एरिया का सोलर रेडिएशन कैप्चर कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रेशो होता है वो 1 होता है। वहीं पर हम कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर देख लेते हैं। इसको हम फोकसिंग टाइप सोलर कलेक्टर भी बोलते हैं। इस कलेक्टर्स में क्या होता है, द एरिया ऑफ कलेक्टर इज कैप्ड लेस देन द अपर्चर थ्रू विच रेडिएशन पासेस थ्रू कॉन्सेंट्रेशन सोलर फ्लक्स एंड हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशो। इसमें क्या होता है कि कई सारी रेज जो सोलर रेडिएशन की वो एक जगह पड़ती हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट करकर एक सेंटर पर आती हैं, जिसके कारण वो कॉन्सेंट्रेट सोलर, उसको हम सोलर फ्लक्स के नाम से भी बोलते हैं, सोलर फ्लक्स। और फिर वहाँ पर जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन रेशो होता है वो ज़्यादा निकल कर आता है और वो बहुत ही अफेक्टिव रहता है कॉन्सेंट्रेटिंग हमारा कलेक्टर।
अब conversion of solar energy into heat. The principle of converting solar energy into heat involves harnessing the sun's radiation and transforming it into thermal energy. तो जो इसका हमारा प्रिंसिपल है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने का हीट में, इसमें हमारा क्या होता है कि हम सन की रेडिएशन को हार्नेस करते हैं, यूज करते हैं और उसको हम थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। दूसरा पॉइंट है व्हेन सोलर रेडिएशन फॉर्म्स द सन कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जब सोलर रेडिएशन हमारी सन से आती है लाइट की फॉर्म में, तो वो क्या होता है अर्थ की तरफ आती है, तो वो विजिबल सनलाइट होती है जो डायरेक्टली ग्राउंड में अब्जॉर्ब हो सकती है और उसको हम डायरेक्टली हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द मटेरियल बिकम्स वार्म एंड स्टोर्ड हीट। जो मटेरियल पर उसकी लाइट पड़ती है वो गर्म हो जाता है, वो स्टोर्ड हीट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है वहाँ पे। कंडक्ट इट्स सराउंडिंग मटेरियल एयर वाटर अदर सॉलिड और लिक्विड और री रेडिएट इट टू द अदर मटेरियल ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो वही जब वहाँ पर हीट इकट्ठी होगी तो उसके जो सराउंडिंग्स है एयर वाटर अदर कुछ भी है, तो वो चीज़ें भी मतलब गर्म होने लगती हैं। अगर वो सब हो जाता है, अगर मान लो वहाँ पे नज़दीक में पानी भी, तो वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करके री रेडिएट करके उसको जो लोअर टेम्परेचर की चीज़ें उसके आसपास पड़ी रहती हैं उस पर भी वो अफेक्ट करता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट, जिसमें कई स्टेप्स आते हैं इसके कन्वर्जन में। अब हम वो देख लेते हैं। पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, जिसमें हम सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट टू हीट, इसमें कन्वर्शन का प्रोसेस होता है लाइट से हीट में। सी है ट्रांसफर ऑफ हीट, उस हीट को हमें ट्रांसफर करना होता है कि जिस जगह पर हमें स्टोर करवाना है उसको। फिर है डी ट्रांसपोर्टेशन, अब जिस जगह पर हमें उस हीट को यूज़ करना है वहाँ के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फिर ई है हीट एक्सचेंज, जिस जगह पर हम उसे यूज़ करें तो वहाँ पर हीट का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रही है। और लास्ट है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। ये सारे प्रोसेस में हमारा इन थर्मल एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है कंप्लीट प्रोसेस में। फिर हमारा अगला टॉपिक है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो इसका ये एक हमारा सिंपल डिज़ाइन होता है कलेक्टर्स का सोलर रेडिएशन को कैप्चर करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए। और इसमें हमारा इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी थर्मल एनर्जी सिस्टम का। तो ये हमारा नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स होता है, अभी जो हमने पहले डिफरेंस में देखा था। इन दिस कलेक्टर बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन आर अब्जॉर्ब एंड देन कन्वर्टेड इनटू यूजफुल हीट। इस वाले कलेक्टर में फ्लैट प्लेट कलेक्टर में दोनों डायरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएशन होते हैं, दोनों ही अब्जॉर्ब होकर हम दोनों को ही कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर वर्सेटाइल एंड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड एप्लीकेशन। ये कलेक्टर जो है वर्सेटाइल होते हैं और किसी भी क्लाइमेट में, अलग अलग क्लाइमेट्स में इसको यूज़ करा जा सकता है और मैनी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करा जा सकता है। इसके हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। 4 कंपोनेंट्स होते हैं मेन। पहला अब्जॉर्बर प्लेट, दूसरा ट्रांसपेरेंट कवर, तीसरा इंसुलेशन एंड चौथा बॉक्स। तो अब हम देख लेते हैं अब्जॉर्बर। अब्जॉर्बर प्लेट इज यूज टू ग्रास्प एंड अब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। जो अब्जॉर्बर प्लेट होती है उसका मेन वर्ड से ही पता चल रहा है यार, इसी इसमें सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करा जाता है। और ये जो प्लेट होती है वो यूजुअली मेटल फॉर्म में होती है, मेटेलिक होती है, जिसमें हमारा मेटल 3 आ सकते हैं, या तो कॉपर की हो या एल्यूमिनियम या स्टील की। और आजकल के मॉडर्न के हिसाब से कभी कभार इसमें प्लास्टिक का भी यूज़ करा जा सकता है। जिसमें हमें लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस को हमें ऑपरेट करना होता है तो उसमें प्लास्टिक का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगला है हमारा ट्रांसपेरेंट कवर। तो दीज आर वन और मोर शीट्स मेड ऑफ ग्लास फॉर ट्रैपिंग द हीट रिसीव्ड बाय द अब्जॉर्बर प्लेट। अब वही है जो हीट हमारी अब्जॉर्बर प्लेट अब्जॉर्ब कर रहा है उसको हमारे को ट्रैप करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें ट्रांसपेरेंट कवर का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा शीट्स का जो ग्लास से बने होते हैं उसका यूज़ करना होता है। तो ये हमारा इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कन्वेक्टिव एंड रेडिएटिव हीट लॉसेस। तो ये हमारे दो तरीके के हीट लॉसेस से प्रिवेंट करवाता है हमें, कन्वेक्टिव और रेडिएटिव। और तीसरा हमारा इंसुलेशन। ये क्या करता है कि इट मिनिमाइजेस द हीट लॉसेस बाय कंडक्टिंग। ये हीट लॉस को कम से कम करने की कोशिश करता है बाय कंडक्टिंग। अब लास्ट हमारा बॉक्स, इट कंटेन्स द अबव कंपोनेंट एंड कीप देम इनटू डिजायर्ड पोजीशन। तो ये जो ऊपर के 3 कंपोनेंट अब्जॉर्बर, ट्रांसपेरेंट और इंसुलेशन, इन 3 को ये कंबाइन करके अपने अंदर कंटेन रखता है कि एक डिजायर्ड पोजीशन में उसको रख सके इन सारी चीज़ों को। तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये टॉप हमारा ट्रांसपेरेंट कवर का होता है, फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है अब्जॉर्बर प्लेट, और फिर हमारा ये स्टील ऑफ ट्यूब्स जो थर्मल इंसुलेशन के अंदर आ जाएगी। जो इंसुलेशन हमने देखा था जो हीट लॉस से प्रिवेंट करवाता है हमारे को, इसके अंदर हाउसिंग आ जाएगी। ये हमारा फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर का डायग्राम है। अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर के।
तो इसमें हमारा है कि ये दोनों रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, डायरेक्ट और डिफ्यूज। इसमें ट्रैकिंग की जरूरत नहीं होती, तो उसके कारण इसमें खर्चा कम आता है और कम मेंटेनेंस चाहिए होता है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। कम टेम्परेचर इसमें अचीव हो सकता है, यानी लो टेम्परेचर इज अचीव। हीट इसमें ज़्यादा लॉस हो सकती है ड्यू टू बाय कंडक्शन ड्यू टू लार्ज एरिया, तो इसमें ज़्यादा हीट लॉस हो सकती है। वेट इसका हैवी होता है। अब इसमें हम मटेरियल ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर देख लेते हैं। There are main three categories where properties of material can be described for flat plate collector। तो इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं जहाँ पर इसकी कई प्रॉपर्टीज मटेरियल की डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। पहला है थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी सच एज थर्मल कंडक्टिविटी, हीट कैपेसिटी। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारी यही है, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमारी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई या हीट कैपेसिटी हो गई। ये दो तीन तरीके की प्रॉपर्टीज इसके अंदर अप्लाई करती हैं। अगला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमारी डेंसिटी आ जाएगी मटेरियल की, टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी और उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टी, जिसमें हमारा वो मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं फ्लैट कलेक्टर में, वो कितना मॉइस्चर पेनिट्रेशन है उसमें, कितना कोरेशन रेजिस्टेंस है, वो कितना उसमें डिग्रेडेशन कितना हो सकता है पल्यूटेंट और पल्यूशन के कारण एटमोसफेयर में जो है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल फॉर अब्जॉर्बर प्लेट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अब्जॉर्बर प्लेट के लिए, जो यहाँ पर हमने देखा था, इसमें हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। इसमें हाँ हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होनी चाहिए और कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी जंग नहीं लगना चाहिए कम टाइम में। मोस्ट कॉमनली मटेरियल यूज फॉर अब्जॉर्बर प्लेट इज कॉपर एंड अदर। मतलब इसका जो मोस्ट कॉमनली मटेरियल हम जो यूज़ करते हैं अब्जॉर्बर प्लेट में, वो कॉपर होता है। और इसके अलावा हम एल्यूमिनियम का भी यूज़ कर सकते हैं, आयरन का भी, ब्रास का भी, सिल्वर, टीन और जिंक, ये सारे मटेरियल्स हैं जो अदर देन कॉपर यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल फॉर इंसुलेशन शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी। जो हम इंसुलेशन के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें लो थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए और स्टेबल होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि उसको तो वहाँ पर टेम्परेचर को होल्ड करके रखना है। तो उसमें हाई टेम्परेचर पे वो स्टेबल रहना चाहिए, ये नहीं अनस्टेबल हो जाए वो, फिर हीट हमारा लॉस हो रहा है कहीं से। तो जैसे एग्जांपल आ जाएगा क्राउन वाइट वूल, ग्रास वूल, कैल्शियम सिलिकेट एक्सेट्रा, ये सब अलग अलग तरीके के इंसुलेशन प्रॉपर्टीज है। इसमें हमारा फॉर कवर प्लेट टेम्पर्ड ग्लास इज कॉमन मटेरियल। जो कवर प्लेट हमारी होती है सबको कवर करने के लिए, सारे मटेरियल्स को, बॉक्स जैसे हम बोलते हैं, तो इसमें टेम्पर्ड ग्लास सबसे कॉमन रहता है। अब हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन फ्लैट प्लेट कलेक्टर का। तो इट इज़ यूज्ड इन सोलर वाटर हीटिंग, सोलर वाटर हीटिंग में यूज़ होता है। ये हमारा क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू स्पेस हीटिंग सिस्टम इन होम ऑफिस एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग। तो इसमें ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज़ करके हम हीटिंग सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम कॉमन कमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, होम्स में यूज़ कर सकते हैं, घरों में, ऑफिस में। सप्लाइंग हीट फॉर वेरियस इंडस्ट्री प्रोसेस, और इसके थ्रू हम हीट को सप्लाई भी कर सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, सच एस ड्राइंग हो गए, क्योरिंग हो गए, प्री हीटिंग हो गई मैन्युफैक्चरिंग में। ये सारे अलग अलग प्रोसेस हैं जो इंडस्ट्रीज में होते हैं। इट इज़ यूज इन लो टेम्परेचर पावर जनरेशन। अब यही हमारा एक इसका वो था डिसएडवांटेज, लेकिन इसका हमारा एप्लीकेशन भी यहाँ पर है कि ये यूज़ हो सकता है। तो लो पावर जनरेशन में, लो टेम्परेचर में इसका यूज़ किया जाता है। यूटिलाइजिंग कलेक्टेड सोलर हीट फॉर सोलर कुकर। तो जो सोलर हीट को हम कलेक्ट करते हैं उसको हम सोलर कुकर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओवंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो कुकिंग अप्लायंस है जिससे खाना बन सकता है सोलर हीट की मदद से, उन सब में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस देख लेते हैं जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर की है। तो ये डिपेंड करती हैं कई फैक्टर्स पर, जो हम नीचे वन बाय वन देखेंगे। पहला है फिन एफिशिएंसी फैक्टर। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ हीट। ये डिफाइन कैसे होता है कि एक्चुअल रेट क्या है हीट का, जो ट्रांसफ़र हो रही है हमारी हीट एक जगह से दूसरी जगह। इफ़ एंटायर फिन आर एट अ बेस टेम्परेचर, अगर पूरी फिन जो हमारी प्लेट की एरिया जो है, प्लेट एरिया, अगर वो पूरा बेस टेम्परेचर यानी मिनिमम टेम्परेचर पर है अपने, तो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन हमें गिवन है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू एक्चुअल अपॉन में ए सी का होल मल्टीप्लिकेशन अल्फा जीरो टाउ जीरो आई टी माइनस यू एल इंटू में टी पी माइनस टी ए ब्रैकेट और होल मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करके ये इसका फॉर्मूला है। जहाँ पर ये हमारा ये मैंने डाल रखा है कैसे कैसे यूज़ हो रखा है। क्यू एक्चुअल हमारे यहाँ पर दिखा रहा है एक्चुअल रेट क्या है हीट ट्रांसफ़र का, ए सी दिखा रहा है कलेक्टर एरिया, आई टी दिखा रहा है हमारा इंसिडेंट टोटल रेडिएशन, यू एल दिखा रहा है ओवरऑल हीट लॉस जो कॉफिशिएंट में हो रहा है,
और टीपी प्लेट का टेम्परेचर क्या है, टीए एम्बियंट टेम्परेचर क्या है, अल्फा ज़ीरो अब्जॉर्बिविटी दिखा रहा है कि कितनी हीट अब्जॉर्ब हो रही है, और ये टाउ ज़ीरो ट्रांसमिटिविटी दिखा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है जिस पर परफॉर्मेंस डिपेंड रहती है, वो है कलेक्टर हीट रिमूवल फैक्टर एफ एच. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यूजफुल एनर्जी गेन बाय फ्लूइड टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द फ्लूइड. तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं रेशो में, कि जो हमारी एनर्जी गेन हो रही है फ्लूइड के थ्रू, कि उस फ्लूइड पे कितना हीट हमारा ट्रांसफर हो रहा है, उसकी मदद से जो हमारे को एनर्जी गेन हो रही है उस पर अगर हमारे जो फिन का जो इनलेट है, फिन इज एट इनलेट फ्लूइड टेम्परेचर, जो हमारा जो फिन यूज हो रखा है फ्लैट प्लेट में, वो इनलेट वो फ्लूइड के टेम्परेचर पर एकदम मैच कर रहा है. तो इसमें हमारा ये है फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं, एम एफ एच इज इक्वल्स टू ये क्यू यू, और ये नीचे अभी हमने पहले देखा था. तो यहीं पर जो क्यू यू है इसको हम इस फॉर्मूले के इक्वल होता है एम इंटू में सी एफ इंटू में टी की पावर एफ ओ माइनस में टी की पावर नहीं टी एफ ओ माइनस में टी एफ आई. तो इसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है इसका हीट रिमूवल फैक्टर का. अब हमारा नेक्स्ट है कलेक्टर इफिशियंसी फैक्टर. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूजफुल हीट रिमूव्ड बाय फॉलोइंग फ्लूइड इन द ट्यूब टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द फ्लूइड. तो ये हमारा डिफाइन कैसे हो सकता है एक रेशो में, जिसमें हमारा जो यूजफुल हीट है वो फ्लोइंग फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ट्यूब के अंदर, उसके अंदर से रिमूव कर दिया जा रहा है इन द ट्यूब टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. उस स्पीड से रिमूव कर रहे हैं, उस रेट से रिमूव कर रहे हैं जिस स्पीड से जो हीट है वो हमारे फ्लूइड के अंदर ट्रांसफर हो रही है. तो इसमें जो हमारा फिन का हमने बेस क्या ले रखा है कि वो लोकल फ्लूइड टेम्परेचर पर सेट है, जो फिन का टेम्परेचर है. तो इसका मैथमेटिकली इक्वेशन ये है, एफ सी इज इक्वल टू क्यू यू अपॉन में ए सी का होल मल्टीप्लीकेशन अल्फा जीरो टाउ जीरो आई टी माइनस में यू एल ब्रैकेट में टी एफ माइनस टी ए. और यहाँ पर जो क्यू यू है वो यूजफुल हीट रिमूव बाय फ्लोइंग फ्लूइड इन द ट्यूब, और टी एफ लोकल फ्लूइड टेम्परेचर. अब ये है हमारा कलेक्टर एफिशिएंसी. तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूजफुल एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द कलेक्टर. तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यूजफुल एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द कलेक्टर टू द इंसिडेंट सोलर एनर्जी ओवर इट. तो इसमें हमारा जो ये रेशो है यूजफुल एनर्जी जो हमारा कलेक्टर अब्जॉर्ब कर रहा है अपॉन में जो इंसिडेंट सोलर एनर्जी है उसके बेस पर. तो इसका मैथमेटिकली इक्वेशन ये है, एन सी इज इक्वल टू क्यू यू अपॉन में ए सी आई टी. तो वही है, इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे लॉन्ग फॉर्म में तो ये हमारा निकलेगा, जिसमें हमारा क्यू यू का फॉर्मूला ये है. तो इसी को हमने डायरेक्ट उठा के यहाँ वो ऊपर में रख दिया है. अब इसके अलग फॉर्मूले भी होते हैं, ये कि एन सी इज इक्वल टू एफ आर अल्फा जीरो टाउ जीरो माइनस में एफ आर, मतलब ये फॉर्मूला नहीं है, यहाँ से इन्होंने ये ब्रेक डाउन कर लिया है इसको. ए सी को ए सी से काटेंगे, फिर यहाँ से इसको खोल दिया ये पूरा इनर मल्टीप्लाई करके, और फिर ब्रेक डाउन करेंगे तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन निकलती चली जाएगी. तो लास्ट हमारी जो इक्वेशन निकलती है ये एन सी इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि हमारी एक लीनियर इक्वेशन है. अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि हमारे को m की वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू माइनस एफ आर यू एल, जो हमने यहाँ से हमने रखी है एफ आर यू एल, और x की वैल्यू जो हमने ले रखी है वो है टी एफ माइनस टी ए अपॉन में आई टी, और c की वैल्यू एफ आर अल्फा जीरो टाउ जीरो. तो इस ये सारे जो हमारे को नीचे एम एक्स सी की वैल्यू दी हुई है, इसको अगर हम इसमें पुट करें तो हमारा लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन निकल कर आती है कलेक्टर इफिशियंसी में. अब हम देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर. ये होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करता है हाई इंटेंसिटी में ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन अब्जॉर्बिंग सरफेस बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्टर. तो इसमें हम रिफ्लेक्टर या रिफ्रैक्टर का यूज करते हैं सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने के लिए. तो इसमें होता क्या है कि अ कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर इज modified form of flat plate collector by introducing a reflecting or refracting surface between the solar radiation and absorber. तो यही है एक मॉडिफाइड वर्जन है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का, जिसमें हमने इसके अंदर किस मेथड को इंट्रोड्यूस किया, रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम सोलर रेडिएशन और अब्जॉर्वर के बीच में यूज कर रहे हैं. तो ये हमारी सिलेंड्रिकल है जिसके अंदर ये रेज पड़ रही है अलग अलग रेडिएशन, और ये सारी रेडिएशन सीधा यहाँ सेंटर में फोकल रिसीवर जो यहाँ पर गैदर हो रही है. तो यहाँ पर
अब कॉमन सी बात है, अगर सारी रेडिएशन एक जगह सेंटर पर पड़ रही है, तो यहाँ पर जो हमारा हीट है वो ज़्यादा जनरेट होगी इन सब के ये लार्ज एरिया के मुकाबले स्मॉल एरिया में यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है हीट की, तो यहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट होती है इसमें। तो इसका प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर यूजेस रिफ्लेक्टिव सरफेस टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू अ स्मॉल एरिया वेयर इट इज अब्जॉर्ब एंड कन्वर्टेड इनटू हीट। वही है कि ये सारे को कॉन्सेंट्रेट करके एक सेंटर में डाल दे रहा है और उसी का स्मॉल एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर दे रहा है, जहाँ पर हीट हमारी अब्जॉर्ब भी हो रही है और कन्वर्ट भी हो रही है हीट में। इसका वर्किंग हम देख लेते हैं। द कलेक्टर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटर एंड अब्जॉर्बर। जो कलेक्टर सिस्टम है वो कॉन्सेंट्रेटर और अब्जॉर्बर से मिलकर बना होता है। इन दिस सिस्टम रेडिएशन फॉल्स ऑन रिलेटिवली लार्ज एरिया इन विच फोकस थ्रू कॉन्सेंट्रेटर onto absorber and considerably smaller area। तो इसमें क्या है कि ये लार्ज एरिया है जहाँ पर हमारी सन रेज पड़ रही है, रेडिएशन पड़ रही है, और वहीं पर हमारा ये सेंटर में पड़ रहा है, तो स्मॉल एरिया में हमारा रेडिएशन जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो यहीं पे हमारा जो वो सोलर रेडिएशन अब्जॉर्ब भी हो रहा है और स्मॉल एरिया में ही, या सेंटर में, और यहीं पर ही हीट जनरेट भी हो रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन फ्लूइड इज हीट अप टू 500 डिग्री सेल्सियस और मोर। तो वही इसमें जब एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा फ्लूइड यूज कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसको हम गर्म कर सकते हैं 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर। दिस सिस्टम्स हैव हाई कलेक्टर एफिशिएंसी। इन सिस्टम्स में हाई कलेक्टर एफिशिएंसी होती है और यहाँ पर लॉस जो होता है एनर्जी का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन कॉन्सेंट्रेटिव टाइप ऑफ कलेक्टर। तो अब हम फोकसिंग ऑफ कलेक्टर्स में देख लेते हैं। यूज ऑफ कलेक्टर कोटिंग टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टर। ग्लास कवर्स ऑन सोशल कलेक्टर रिफ्लेक्ट्स अबाउट 8% ऑफ सनलाइट, रिड्यूस देयर एफिशिएंसी। जो हम ग्लास कवर सोलर कलेक्टर्स पर यूज करते हैं, वो हमारी 8% ऑफ सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसमें हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अप्लाइंग एन एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग ऑन द ग्लास कवर कैन रिड्यूस द रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूव एनर्जी अब्जॉर्प्शन। तो वही उसके लिए हमारे को उस पर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग करनी पड़ती है, जिस पर कि रिफ्लेक्ट लाइट जो हमारी सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट ना हो सके और हमारी जो एनर्जी अब्जॉर्प्शन है वो इम्प्रूव हो सके। और सिलिका एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग अ डिप कोटिंग मेथड। जो सिलिका एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है उसको क्रिएट करा गया था इस काम के लिए यूजिंग डिप कोटिंग मेथड। द कोटिंग्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रिसाइजली कंट्रोल्ड फॉर ऑप्टिमल एंटी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। जो कोटिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है उसको बहुत ही प्रिसाइजली रखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है ऑप्टिमल एंटी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज के लिए, जिससे हमारा जो एंटी रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इफेक्ट में अपना काम कर सके और बेस्ट आउटपुट दे सके रिफ्लेक्शन को कम करके। Researchers aims to find the ideal reflective index that minimizes the reflection on the glass cover। जो रिसर्चर का एम था, रिसर्चर्स का वो उनका मेन एम था कि उनको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना आइडियल जो रिफ्लेक्शन को कम कर सके ग्लास कवर के ऊपर। दे कंपेयर्ड अ रेगुलर ग्लास कवर सोलर रिफ्लेक्टर विद वन हैविंग स्पेशल सोल्जर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंपेयर किया जो रेगुलर ग्लास के सोलर कलेक्टर्स आते थे, उसको कंपेयर उन्होंने किया सोल्जर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग के साथ। द एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इज मेड यूजिंग अ प्रोपोस जेल प्रोसेस। जो एंटी रिफ्लेक्शन की कोटिंग उसके बाद जो बनाई गई वो उसमें यूज करा गया था प्रोपोस सोल्जर प्रोसेस का। द स्टडी मेंशन यूजिंग स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n इज इक्वल टू 1.23 फॉर ऑप्टिमल रिफ्लेक्शन परफॉर्मेंस। जो उनकी जो स्टडी ने बाद में मेंशन करा कि जो स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ट होना चाहिए एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग के लिए, वो था हमारा 1.23 फॉर ऑप्टिमल रिफ्लेक्शन परफॉर्मेंस, जिसमें हमारा जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस निकल के आ रही थी ग्लास कवर में, जिसमें हमारा जो वो इंक्रीज कर दे रहा था हमारे एनर्जी फैक्टर को बाय अप्रॉक्स 1.05%। तो अब हमारा नीचे हम देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन रेशो, जो सी से डिफाइन करते हैं हमें। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इफेक्टिव अपर्चर रेशो टू द ऑब्जर्वर ट्यूब एरिया। तो ये एक रेशो होता है इफेक्टिव अपर्चर रेशो टू द ऑब्जर्वर ट्यूब एरिया। मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू इफेक्टिव अपर्चर रेशो अपॉन में ऑब्जर्वर ट्यूब एरिया इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डी जीरो अपॉन में पाई डी जीरो। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो अपर्चर को डिफाइन कर रहा है और जो डी जीरो है वो आउटर डायमीटर को डिफाइन कर रहा है ऑब्जर्वर ट्यूब के।
तो हम देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर और फ्लैट प्लेट कलेक्टर का डिफरेंस। जो कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स होते हैं इसमें अब्जॉर्बर एरिया कम होता है, वहीं फ्लैट प्लेट में ज़्यादा होता है। कॉन्सेंट्रेटिंग में हाई कलेक्शन इफिशियंसी मतलब कलेक्शन की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, और वहीं पर जो फ्लैट प्लेट है उसमें कलेक्शन इफिशियंसी कम होती है। कॉन्सेंट्रेटिंग में ये लार्ज पावर जनरेशन के लिए बेस्ट है, लेकिन वहीं पर फ्लैट प्लेट ये स्मॉलर पावर, क्योंकि ये लो पावर जनरेट कर सकता है, तो ये स्मॉल पावर जनरेशन के लिए बेस्ट रहता है। वहीं कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में हीट स्टोरेज कम रहती है, हीट कम स्टोर हो पाती है, वहीं फ्लैट प्लेट में ज़्यादा हीट स्टोर हो पाती है। और कॉन्सेंट्रेटिंग में हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वही है, इनिशियल कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा होती है कि उसको पूरा बनाने में प्रोसेस में, और उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका ज़्यादा होता है। वहीं पे फ्लैट प्लेट में इसका इनिशियल कॉस्ट यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये भी कम होता है, उसी के साथ साथ उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका कम ही रहता है। कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन की जरूरत नहीं होती, वहीं पर फ्लैट प्लेट में एंटी फ्रीज सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। अब हम देख लेते हैं मटेरियल ऑफ कलेक्टर। मिरर ग्लास और फ्रंट सरफेस मिरर आर यूज्ड बिकॉज ऑफ हाई रिफ्लेक्टिव। तो मिरर ग्लास का यूज करते हैं हम रिफ्लेक्टिविटी के लिए, या सरफेस में फ्रंट सरफेस मिरर का जिसमें हमारी रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा रहती है। ग्लास इज मोर ड्यूरेबल विद लो आयरन कंटेंट। जो ग्लास है वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट लो रहता है, एंड यूज एज ट्रांसमिटिंग मटेरियल, और इसका यूज हम करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए एज अ ट्रांसमिटिंग मटेरियल। लेकिन आजकल हम प्लास्टिक को भी इस प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं। एक्रिलिक इज अ गुड मटेरियल फॉर फ्रेजनेल लेंसेज। जो एक्रिलिक है वो हमारा एक अच्छा मटेरियल है फ्रेजनेल लेंसेज के लिए। वहीं पे पॉलीमेथाइल मेथाक्रेलाइट इज जनरली यूज। तो इसके लिए हम पॉलीमेथाइल मेथाक्रेलाइट का जनरली यूज करते हैं। ग्लास एंड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म्स आर जनरली यूज एज अ कवर मटेरियल फॉर रिसीवर। जो ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म्स जो प्लास्टिक्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उसका जनरली यूज करा जाता है रिसीवर के मटेरियल को कवर अप करने के लिए। ग्लास शुड हैव लो आयरन कंटेंट। तो वही ऊपर भी हमने देखा ग्लास में कम आयरन का कंटेंट होना चाहिए टू रिड्यूस अब्जॉर्प्शन इन ब्लैक पेंट, जिससे हमारा जो ब्लैक पेंट का जो अब्जॉर्प्शन है वो उसमें कम हो जाए। कोटिंग आर रिक्वायर्ड टू हैव स्ट्रॉन्ग सोलर अब्जॉर्बिविटी अब्जॉर्ब अब्जॉर्ब अब्जॉर्बिविटी। वहीं पे जो कोटिंग जरूरत होती है क्योंकि जो सोलर सोलर की जो हमें अब्जॉर्ब करनी रहती है सोलर लाइट सोलर रेडिएशन वो उसमें ज़्यादा हो, इसलिए हमारे वहाँ पे कोटिंग जरूरत पड़ती है। वेदर रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर। तो वहीं पर उसके साथ हमें वहाँ पे रेजिस्टेंस भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल भी रह सके। वहीं पे जो दूसरे अदर मेटल ऑक्साइड जो दूसरे मेटल ऑक्साइड कोटिंग्स होते हैं वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड्स के होते हैं या ब्लैक निकल के होते हैं। इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस हीट लॉस। इंसुलेशन की जरूरत पड़ती है हमारे को हीट लॉस से प्रिवेंट करने के लिए। फाइबर ग्लास विद और विदाउट बाइंडर। तो वहीं पे फाइबर ग्लास का हम कॉमनली यूज करते हैं विद या विदाउट बाइंडर। यूरेथेन फॉर्म्स आर कॉमनली यूज फॉर इंसुलेशन। वहीं पर जो यूरेथेन फॉर्म्स जो होती हैं फॉर्म का एक ये टाइप है यूरेथेन, तो इसका हम कॉमनली यूज करते हैं इंसुलेशन के लिए। एडवांटेज देख लेते हैं हम कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स का। ये हाई कॉन्सेंट्रेटिंग रेशो प्रोवाइड करते हैं, इसमें फ्लूइड टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये 500 डिग्री सेल्सियस तक टच कर सकते हैं। थर्मल हीट लॉस कम रहता है, इसमें हीट लॉस कम रहता है। इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है हाई टेम्परेचर पर। एक्सपेंसिव प्रोसेस रहता है। अब वहीं पे डिसएडवांटेज देख लेते हैं। कलेक्टर्स आर बेस्ट सूटेड फॉर प्लेस हैविंग मोर नंबर ऑफ क्लियर डेज इन अ ईयर। तो ये बस उन्हीं जगह के लिए ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पर क्लियर डेज यानी समर जैसा जो दिन है गर्मियों जैसा वो वहाँ पर ज़्यादा रहे। नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स यूज़ करा जाता है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स होता है यहाँ पर जो सेंटर जो हमने देखा था पीछे कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में, वो इस वाले में कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में नॉन यूनिफॉर्म रहता है, मतलब एक जगह फिक्स नहीं रहता अब्जॉर्वर पर। कॉस्टली ट्रैकिंग डिवाइस मतलब ट्रैकिंग डिवाइस जो होती है इसमें जो सन की तरफ इधर उधर रोटेट करती है अपने आप को, वो कॉस्टली इसमें पड़ती है। इनिशियल कॉस्ट इसमें हाई होती है, यानी कि जो मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ता है, और इसको मेंटेनेंस चाहिए रहता है ऑर्डर टू रिटेन क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो वही इसमें टाइम टू टाइम हमें मेंटेनेंस देना पड़ता है कि उस पर डर्ट ना आ जाए या ऑक्सीडेशन ना पड़ जाए। तो उसके लिए हमारे और इससे जो क्वालिटी है जो एनर्जी की वो कम ना हो जाए, तो इसके लिए टाइम टू टाइम इसमें मेंटेनेंस जाता है। तो इसका हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। यूज फॉर विच हाई अमाउंट ऑफ हीट एज पावर जनरेशन। तो इसको हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पावर जनरेटर्स जो हो जाते हैं वहाँ पर हीट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
सोलर पावर प्लांट में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यूज टू कलेक्टेड लार्ज सोलर एनर्जी विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि ये कई सारे सोलर एनर्जी को कलेक्ट करके उसको ये पानी से स्टीम में कन्वर्ट कर देती है। तो उस एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसका हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ये भी कई फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। जैसा हमारा पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन रेशो, जिसको हम सी से डिफाइन करते हैं। तो इसको हमें अभी पहले भी देखा था। इसका होता है सी इज इक्वल टू इफेक्टिव अपर्चर रेशो अपॉन में ऑब्जर्वर ट्यूब एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू माइनस डी जीरो अपॉन में पाई डी जीरो। तो जो डब्ल्यू है वो अपर्चर को डिफाइन करता है, डी जीरो जो आउटर डायमीटर ऑब्जर्वर ट्यूब के डिफाइन करता है। अब दूसरा हमारा परफॉर्मेंस फैक्टर है वो है इंटरसेप्ट फैक्टर, जिसको हम वाई से डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ रेडिएशन इंटरसेप्टेड बाय द ऑब्जर्वर ट्यूब टू द टोटल रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। तो इसमें हमारा रेशो किसका रहता है, रेडिएशन इंटरसेप्टेड ऑब्जर्वर ट्यूब में जो होता है और टोटल रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कितना है उसका, तो वही है ये रेडिएशन इंटरसेप्टेड बाय ऑब्जर्वर ट्यूब अपॉन में टोटल रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। अगला हमारा फैक्टर है इंस्टेंटेनियस कलेक्टर एफिशिएंसी। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है एन आई इज इक्वल टू क्यू यू अपॉन में आई बी आर बी प्लस में आई डी आर डी इंटू में डब्ल्यू एल। तो क्यू यू जो है वो यूजफुल हीट गेन है, आई बी आर है बीम रेडिएशन ये हमारा होता है जो नॉर्मली अपर्चर पर होता है, आई डी आर डी है ये हमारा डिफ्यूज रेडिएशन है, एल हमारा लेंथ क्या है कॉन्सेंट्रेटर का, वो लेंथ दर्शाता है कॉन्सेंट्रेटर की। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है कलेक्टर एफिशिएंसी फैक्टर एफ सी। ये हमारा इसका रिलेशन नीचे गिवन है, एफ सी इक्वल्स टू 1 अपॉन में यू एल इंटू में 1 अपॉन में यू एल प्लस में डी जीरो अपॉन में डी आई एच एफ। तो जो यू एल है वो ओवरऑल हीट लॉस दिखा रहा है, डी जीरो डी आई ये आउटर और इनर डायमीटर दिखा रहे हैं वो अब ट्यूब का, और जो एच एफ है वो हीट ट्रांसफर दिखा रहा है ट्यूब से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलर थर्मल पावर प्लांट। सोलर थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट का यूज़ करते हैं, सनलाइट टू हीट अ फ्लूइड। तो फ्लूइड को गर्म करने के लिए सनलाइट का यूज़ करते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट। द हीटेड फ्लूइड पावर से टर्बाइन यूजिंग साइकिल बाय रैकनिंग और ब्राइटन। जो हमारा हीटेड फ्लूइड जो हमारा बाद में प्रोड्यूस होता है उसको गर्म करके वो हमारे टर्बाइन को पावर देता है उसको चलाने के लिए, जैसे कि रैंकिन हो जाएगा और ब्राइटन हो जाते हैं, उस तरीके से चलाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोलर थर्मल पावर प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज लो मीडियम और हाई टेम्परेचर साइकिल। तो इसमें तीन तरीके के साइकिल्स होते हैं, इसको तीन तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, लो टेम्परेचर साइकिल, मीडियम टेम्परेचर साइकिल और हाई टेम्परेचर साइकिल। तो अब ये रहा टेम्परेचर टाइप, अगर लो पर रहेगा तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट होता है, मीडियम पर रहेगा तो अप टू 400 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, और हाई पे रहेगा तो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। तो पावर प्लांट कैन बी कैटेगराइज बाय द टेम्परेचर साइकिल एज दे यूज। तो वही पावर प्लांट को हम इन तीनों से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोलर पावर प्लांट, लो टेम्परेचर पावर प्लांट, मीडियम टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट, हाई टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट, सेंट्रल रिसीवर पावर प्लांट। तो लो टेम्परेचर हम देख लेते हैं, ये टिपिकली लोअर टेम्परेचर पर ही काम करता है एज कम्पेयर टू मीडियम और हाई टेम्परेचर। तो ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज़ करता है टू कैप्चर सोलर एनर्जी। इसमें हॉट वाटर जो हमारा होता है, जो गर्म पानी होता है, उसको हम 90 डिग्री से अबव में मेंटेन रखते हैं। इज कलेक्टेड इन एन एयर इंसुलेटेड टैंक। इसको हम किस में कलेक्ट करते हैं, एयर इंसुलेटेड टैंक होता है जिसमें हवा पास नहीं हो सकती, उसके अंदर हम इसको कंटेन करते हैं। हॉट वाटर पासेस थ्रू द हीट एक्सचेंजर ट्रांसफरिंग इट्स हीट टू वर्किंग फ्लूइड ऑफ द एनर्जी साइकिल। जो हॉट वाटर है उसको हम हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास करते हैं और उसको फिर उसकी जो हीट है उसको हम ट्रांसफर करते हैं वर्किंग फ्लूइड में जिसमें हमारी एनर्जी साइकिल रन हो रही होती है। मिथाइल क्लोराइड और बुटेन आर यूज्ड एज वर्किंग फ्लूइड। तो यहाँ पर जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो हमारा मिथाइल क्लोराइड हो जाता है या बुटेन हो जाता है। द वर्किंग फ्लूइड हैज अ लो बॉइलिंग टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री। जो वर्किंग फ्लूइड जो मिथाइल क्लोराइड और बुटेन का लो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो हमारा 90 डिग्री सेल्सियस है। इट ऑपरेट्स ऑन रेगुलर रैंकाइन साइकिल, और ये हमारा रेगुलर रैंकाइन साइकिल पर ही ऑपरेट होता है, विच इंक्लूड्स टर्बाइन, कंडेंसर एंड लिक्विड पंप। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर सिस्टम इज अबाउट 2%। जो ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी निकल कर आती है पावर जनरेशन की वो 2% रहती है।
computed as 8% pumped cycle efficiency multiplied by 25% collector system efficiency। तो यहाँ पर जो हमारा कंप्यूट होगा, जो हमारी फाइनल एफिशिएंसी साइकिल की निकल कर आती है वो 8% रहती है पम्प्ड साइकिल की। उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 कलेक्टर, जो सिस्टम एफिशिएंसी हमारी आ रही है 25% उसका, उससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टर्बाइन आउटलेट एंड द कंडेंस लिक्विड फ्लोइंग आउट इज स्मॉल। जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस रहता है टर्बाइन आउटलेट का और जो लिक्विड फ्लो हो रहा होता है उसमें बहुत ही कम डिफरेंस रहता है, अप्रॉक्सीमेटली बस 50 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस आता है ऊपर नीचे। प्लांट्स ऑफ अप टू 150 किलोवाट कैपेसिटी यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी हैव ऑपरेशनल इन इसराइल फॉर द पास्ट 25 ईयर। तो इस टेक्नोलॉजी का इसराइल में यूज़ किया जा रहा है पिछले 25 साल से उस प्लांट्स में जिसमें 150 किलोवाट से कम कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है यूज रन करने के लिए। सूटेड फॉर रीजन विद एडुकेट सनलाइट। तो इस रीजन के लिए ज़्यादा बेस्ट है जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा मात्रा में एडुकेट रहती है, जहाँ जिसका हमारा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हम देख सकते हैं जो इसराइल में हो रखा है। तो ये रहा, ये जनरेटर है, ये कंडेंसर, ये हीट एक्सचेंजर, और यहाँ पर ये रो पड़ रही है, यहाँ पर हम वाटर को रखते हैं। यहाँ पर ये पंप होता है, तो यहाँ पे ये पंप होके हीट एक्सचेंजर में जाते हैं, यहाँ पर से हीट चेंज हो रही है, फिर यहाँ से ये पंप कर रहा है, ये बुटेन टरबाइन में जा रहा है जो वहाँ पर हुआ था, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और वहीं से वो हीट यहाँ कंडेंसर में आ रही है और ये डायरेक्टली पंप कर रही है फिर से, और फिर से ये चीज़ यहाँ पर जाएगी, ऐसे कर रही है। मतलब यहाँ पर ये पूरा मेन फंडा इसको जोड़ने के लिए हीट एक्सचेंजर का यूज हो रखा है। अब हमारा नेक्स्ट है मीडियम टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट। तो ये क्या होता है, इट यूजेज अ स्पेशल कर्व मिरर। तो कर्व मिरर का यूज करता है, जो पैराबोलिक कलेक्टर्स भी हो सकते हैं, टू कैच सनलाइट को कैच करने के लिए। फॉलोज द सन फॉर द बेस्ट सनलाइट एक्सपोजर ऑन अ ट्यूब फील्ड विद द सिंथेटिक ऑयल। तो ये सन को फॉलो करता है कि सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो बेस्ट, मतलब जितना बेस्ट एक्सपोजर पड़ सकता है सनलाइट का उस चीज़ को ये फॉलो करता है। और जो इसके ट्यूब होते हैं वो सिंथेटिक ऑयल से भरे हुए रहते हैं। सिंथेटिक ऑयल इन द ट्यूब गेट्स हीटेड बाय द कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट। जो सिंथेटिक ऑयल भरा रहता है ट्यूब के अंदर वो हमारा गर्म होता है, जो सनलाइट की जो रेडिएशन होती है कॉन्सेंट्रेट करके जाती है उसके ऊपर, उससे ये हीट होता है। यूज टू इंक्रीज द इनलेट स्टीम टेम्परेचर फॉर द हाई प्रेशर टर्बाइन। जिसके मदद से हम इनलेट स्टीम के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, तो जो बढ़ता है उससे हम क्या कर सकते हैं, हाई प्रेशर टर्बाइन को रन कर सकते हैं। रेज द स्टीम टेम्परेचर फॉर द लो प्रेशर टर्बाइन। तो जो स्टीम का टेम्परेचर होता है उसको हम और बढ़ा सकते हैं कि जो हमारा लो प्रेशर टर्बाइन है वो रन हो सके। इसमें हम क्या करते हैं, इनलेट स्टीम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसमें हम स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ओवरऑल टेम्परेचर इसमें बढ़ता है। ऑपरेट्स ऑन रैंकाइन साइकिल फॉर पावर जनरेशन। तो ये भी रैंकाइन साइकिल पर ही ऑपरेट होता है पावर जनरेशन के लिए। जनरेट सुपर हीटेड हाई प्रेशर स्टीम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ये वही है, सुपर हीट प्रोड्यूस करता है ये हाई प्रेशर पर स्टीम के, जिससे हमारा जो एफिशिएंसी है, जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आ सके। अब हमारा नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट। For high efficiency conversion of solar heat into electrical energy, the working fluid needs to be delivered into turbine at high temperature। तो वही है, जब हमारे को हाई टेम्परेचर पर काम करना है, जब हमारे को सोलर हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जो हमारा फ्लूड अंदर फ्लो हो रहा होता है उसको हमारे को टर्बाइन पे हाई टेम्परेचर में डिलीवर करवाना होता है, ट्रांसमिट करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबल सिस्टम्स होते हैं, द पैराबॉइडल डिश एंड द सेंट्रल रिसीवर टू अचीव हाई टेम्परेचर। तो ये दो पॉसिबल सिस्टम्स है जिनके थ्रू हम हाई टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर हीटिंग। जो सोलर एनर्जी है उसका हम यूटिलाइज किस चीज़ में कर सकते हैं, कि सोलर स्पेस हीटिंग में, जो कि हम ठंड में या उस कंट्रीज में यूज़ करते हैं जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। द डिफरेंट मेथड अडेप्ट द स्पेस हीटिंग बाय यूटिलाइजिंग द सोलर एनर्जी। जो अलग अलग मेथड्स हैं वो इस सोलर एनर्जी के बेस पर यूटिलाइज कर सकते हैं कि कौन से वो मेथड को अडेप्ट करेंगे, जिसमें दो होते हैं, पैसिव और एक्टिव मेथड। स्पेस हीटिंग रिड्यूसेस द कंसिडरेबल हीटिंग लोड। जो सोलर स्पेस हीटिंग है वो हीटिंग लोड को कम कर देता है ड्यूरिंग विंटर। तो ठंड में क्या है कि ठंड में वो ज़्यादा गर्म होती नहीं मशीन, और ठंड तो वैसे ही पड़ती है, तो उसके यूज़ करके वो गर्मी पैदा करते रहता है। तो अब हम देख लेते हैं एक्टिव स्पेस हीटिंग। द एक्टिव मेथड ऑफ स्पेस हीटिंग यूटिलाइजेज द परफोरेटेड कलेक्टर्स
through which the cold air is circulated gets heated and the supplies in the living space directly. तो ये एक्टिव मेथड में क्या होता है स्पेस हीटिंग में कि वो कोल्ड एयर का यूज करता है, कोल्ड ठंडी हवा को वो सर्कुलेट करता है जिससे वो गर्म हो जाती है और फिर वो डायरेक्टली सप्लाई कर देता है जहाँ लिविंग स्पेस या जहाँ उसका आउटलेट होता है वहाँ पर उस हवा को डायरेक्टली सप्लाई कर देती है। टू यूटिलाइज अवेलेबल हीट इन द नाइट, तो जो हमारी अवेलेबल हीट जो उस टाइम अवेलेबल हीट रहती है उसको नाइट में यूज करने के लिए हॉट एयर इज फर्स्ट सर्कुलेटेड थ्रू द टैंक, जो गर्म हवा होती है उसको हम पहले टैंक से सर्कुलेट करते हैं विद द पैक ऑफ रॉक ग्रेवल और पेबल दैट सर्व एज द थर्मल स्टोरेज। तो भाई जब जहाँ पर हीट नाइट में जब अवेलेबल रहती है तो उसको हम सर्कुलेट करते हैं पहले जो पेबल पेबल बॉक्स होता है उसके अंदर जिसमें रॉक्स ये सब पड़े रहते हैं, वो हमारे गर्म होने के बाद थर्मल स्टोरेज की तरह काम करते हैं। व्हेन देयर इज नो सन, जब वहाँ पर कोई सन नहीं होता रात के टाइम पे, द कोल्ड एयर फ्रॉम रूम फ्लोज दिस पैक एंड आफ्टर हीटिंग गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रूम। तो वही जब वहाँ पर सन नहीं होती है नाइट के टाइम पे, तो जब कोल्ड हवा रूम की तरफ जाती है तो इसका वो पेबल की मदद से वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती है रूम में ठंडी हवा की मदद से। द वाटर हीटिंग अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड थ्रू द कलेक्टर प्लेसेस एट द टॉप ऑफ रूफ। जो वाटर हीटिंग अरेंजमेंट होती है इसमें हम ये घर के छत पर लगाई जाती है थ्रू द कलेक्टर प्लेसेस। द हॉट वाटर स्टोरेज स्टोर्ड इन द स्टोरेज टैंक इज सर्कुलेटेड थ्रू द ट्यूब्स अटैच टू द ब्लैक अब्जॉर्बर। जो हॉट वाटर होता है उसको हम स्टोरेज टैंक में रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और उसको हम सर्कुलेट कैसे करते हैं, जो ट्यूब की मदद से सर्कुलेट करते हैं जो कि उसमें अटैच रहती है टू द ब्लैक अब्जॉर्बर सरफेस ऑफ द कलेक्टर। जो ब्लैक अब्जॉर्बर के सरफेस से अटैच रहती है उस ट्यूब की मदद से हम उस हॉट वाटर को सर्कुलेट करते हैं उस मशीन के अंदर या सर्कुलेटर के अंदर। द हीट इज डिलीवर टू द लिविंग स्पेस बाय फैन ब्लोइंग। जो हीट है वो लिविंग स्पेस में डिलीवर करी जाती है बाय अ फैन जो हवा देती रहती है रूम की तरफ थ्रू हीटिंग कॉइल इन द हीट एक्सचेंजर। हीटिंग कॉइल की मदद से हीट एक्सचेंजर में हीट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिसर्कुलेटेड एयर थ्रू द एक्सचेंजर एंड ट्रांसफॉर्म टू द रूम। इसमें क्या होता है कि हीट को एक्सचेंज करके और हीट को वहां से एक्सट्रैक्ट करके उसको रिसर्कुलेट किया जाता है हवा में, जिससे फिर वो क्या है कि उसको ट्रांसफर करा जाता है रूम के अंदर। तो अब हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा जो इसके अंदर काम कर रहा है, ये हमारा उसके अंदर। तो यहाँ पे कोल्ड एयर, यहाँ पे हॉट एयर है, ये पेबल ये स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है, यहाँ पर गर्म हवा को उसकी तरह ही रखते हैं। तो कोल्ड एयर जाएगा, ये गर्म हवा होगी, और फिर यहाँ से हॉट एयर बाहर निकलेगी, लेकिन यहाँ से गर्म होके सीधा रेडिएशन पड़ेगी, फिर यहाँ पे जाएगा वापस, और हॉट एयर हमारी यहाँ से आउट होती है। तो ये हवा जो होती है हमारी जाती है वहां पर। तो यहीं पर हम दूसरा डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ हीट एक्सचेंजर का यूज करा जाता है सबसे मेन, हीट एक्सचेंजर और पंप का। तो कोल्ड एयर जाएगी, फिर यहाँ पर जाएगी स्टोरेज टैंक, ये पेबल बॉक्स जो स्टोरेज बॉक्स हमने पीछे देखा था वो है, फिर यहाँ से सर्कुलेट होती है हीट, और यहाँ से ये पंप होके हीटर के पास जाके हॉट एयर हमें प्रोवाइड करती है सीधा। तो मतलब डायग्राम में ऐसा कुछ है नहीं, एरो दिया हुआ है, आप तब भी वैसे भी समझ सकें, वैसे मैंने बता दिया। तो अब हम देख लेते हैं सोलर एयर हीटर। सोलर एयर हीटर इज अ टेक्नोलॉजी इन विच द एनर्जी फ्रॉम द सोलर इंसोलेशन इज कैप्चर्ड बाय एन अब्जॉर्बिंग मीडियम एंड यूज्ड टू हीट एयर। सोलर एयर हीटर में क्या होता है कि एनर्जी को हम अब्जॉर्ब करते हैं सोलर में इंसोलेट करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, फिर उसको हम एक मीडियम में अब्जॉर्ब करते हैं जिसकी मदद से हम हवा को गर्म कर सकते हैं। तो इसको हम छत पर यूज करते हैं या वॉल पर या विंडो पर, जो माउंट की करी जाती है माउंटेड सोलर कलेक्टर्स। सोलर कलेक्टर्स को हम छत पर यूज कर सकते हैं, विंडो पर यूज कर सकते हैं या दीवारों पर यूज कर सकते हैं। सोलर एयर हीटर इज अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर विद एन ऑब्जॉर्बर प्लेट। तो सोलर एयर हीटर जो है ये भी एक टाइप है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का जिसमें ऑब्जॉर्बर प्लेट होती है। ट्रांसपेरेंट कवर सिस्टम एट द टॉप एंड इंसुलेशन एट द बॉटम एंड ऑन साइड्स। तो जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है वो टॉप में हमारा दिया रहता है कि वो सन की जो रेडिएशन और जो सनलाइट है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए, और नीचे की तरफ और दोनों साइड्स में इंसुलेट किया रहता है कि वो हीट कहीं लॉस ना हो जाए या डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। होल असेंबली इज क्लोज विद द शीट मेटल कंटेनर। जो पूरा असेंबली होता है, जो पूरा ये हमारा मैकेनिज्म होता है, ये पूरा मेटल कंटेनर की मदद शीट मेटल की मदद से बंद किया करा जाता है। तो ये रहा डायग्राम।
यहाँ पर से हवा जा रही है, ट्रांसपेरेंट कवर है जहाँ पर रिफ्लेक्शन होगी, और ये चारों तरफ नीचे ऊपर इंसुलेशन का वो रहता है कवर, और ये पूरा का पूरा जो है वो शीट मेटल से कवर्ड रहता है। तो यहाँ पे गर्म हवा जा रही है, यहाँ पे सन आ रहा है, तो वो हवा क्या है, गर्म हो रही है सीधा। यहाँ पे ठंडी हवा जा रही है या कैसी भी हवा गर्म हो रही है, फिर यहाँ से गर्म हवा बाहर बाहर की तरफ आती है आउटलेट में। अब हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन ऑफ सोलर एयर हीटर। तो क्या वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, और एयर हीट प्रोवाइड करता है। एयर हीट का प्रोसेस का ये प्रोवाइड करवाता है वेंटिलेशन की मदद से। सर्व्स एज अ वेदर क्लैडिंग, तो ये वेदर क्लैडिंग की तरह भी काम करता है, सर्व करता है। अब हम देख लेते हैं थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर कूलिंग, ऑल्सो नोन एज सोलर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो अ सिस्टम फॉर कूलिंग एंड हीटिंग दैट यूटिलाइजेस सोलर पावर रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वो सिस्टम्स होते हैं जो सिस्टम ठंडी भी चीज़ें कर सकते हैं, गर्म भी करते हैं। इसमें सोलर पावर का यूज़ करा जाता है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी का। इट कैन बी डन थ्रू पैसिव सोलर सोलर थर्मल एनर्जी कन्वर्जन एंड फोटोवोल्टिक कन्वर्जन। तो इसको तीन तरीके से करा जा सकता है, पैसिव सोलर, सोलर थर्मल एनर्जी कन्वर्जन और फोटोवोल्टिक कन्वर्जन। ये होता है हमारा इको फ्रेंडली होता है और एनर्जी एफिशिएंट रहता है। इट कैन बी ऑपरेटेड विद ग्रीन रिसोर्सेज, ये ग्रीन रिसोर्सेज की मदद से भी इसको चलाया जा सकता है, सच एज हीट, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बैकअप रिसोर्सेज की तरह। जब सोलर रेडिएशन वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहती तो हम हीट का यूज़ कर सकते हैं उसको एयर कंडीशनिंग को यूज़ करने के लिए। तो भाई हम यहाँ पर देख लेते हैं सोलर ऑब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर स्पेस कूलिंग। यहाँ पर ठंडा कैसे कर रहा है वो चीज़ हम देखेंगे, हम कूलिंग के लिए देखेंगे। कैन बी यूज फॉर कूलिंग द बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। वो ये बिल्डिंग को कूल करने के लिए और खाने को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब लंबे टाइम तक वो खाना बचा रहे, खराब ना हो, उसको करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। द साइकिल यूज फॉर कूलिंग विद यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल। जो हम साइकिल इसके लिए यूज करते हैं वो यूटिलाइज करते हैं सोलर एनर्जी का, जो कि वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल होती है। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द वर्किंग फ्लूइड पेयर। तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है फ्लूइड पेयर पे, डेट इज रेफ्रिजरेंट एंड अब्जॉर्बेंट। मतलब क्या, वो ठंडा करने वाला जो सामान है उसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, और जो चीज़ें अब्जॉर्ब करते हैं उसको अब्जॉर्बेंट को बोलते हैं। अब्जॉर्प्शन सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज, जो इसमें अब्जॉर्प्शन सिस्टम हम यूज करते हैं उसको तीन तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है। अमोनिया और वाटर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, दूसरा है अमोनिया और वाटर और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और तीसरा है लिथियम ब्रोमाइड LiBr और वाटर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो अब हम अमोनिया और वाटर अब्जॉर्प्शन सिस्टम देख लेते हैं पहले। अमोनिया इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट इन अब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो अमोनिया जो है वो सबसे कॉमनली यूज करे जाने वाला रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट इंस्ट्रूमेंट है अब्जॉर्बिंग सिस्टम में। अमोनिया इज इनएक्सपेंसिव इजीली अवेलेबल। जो अमोनिया है वो सस्ता रहता है और इजीली अवेलेबल रहता है, और ये पानी के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। इसको हम यूज़ करते हैं चीज़ों को ठंडा करने के लिए, इवन एज लो एज -50 डिग्री सेल्सियस। द हीट रिक्वायर्ड इन जनरेटर इज सप्लाइड बाय वाटर हीटेड इन द फ्लैट प्लेट कलेक्टर। जो इसमें हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम कैसे जनरेट करते हैं, पानी को गर्म करके, यानी वाटर हीट होता है इसमें यूजिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर की मदद से। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हीटेड वाटर ट्रांसफर हीट टू द मिक्सचर ऑफ अब्जॉर्बेंट। जो हमारा पानी जो हीटेड वाटर होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं उसमें जो हीट हमारी जनरेट होती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं टू द मिक्सचर ऑफ अब्जॉर्बेंट एंड द रेफ्रिजरेंट पेयर। जो अब्जॉर्बेंट होता है और जो रेफ्रिजरेंट का पेयर हम यूज करते हैं उसमें हम इसको ट्रांसफर करते हैं टू बिकम रिच इन रेफ्रिजरेंट। तो लास्ट पॉइंट हमारा रेफ्रिजरेंट इन वेपर फॉर्म सेंटर द कंडेंसर एंड द वीक सोल्यूशन रिटर्न्स टू द अब्जॉर्बर। जो रेफ्रिजरेंट होता है वेपर के अंदर वो हमारा कंडेंसर में जाता है, और जो वीक सोल्यूशन होता है, मतलब जो अब चीज़ें काम की नहीं रहती, उसको वापस से अब्जॉर्बर में रिटर्न कर दिया जाता है। तो अब हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो ये डायग्राम में है क्या कि पहले सोलर रेडिएशन, यहाँ पे हमने फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स लगा रखे हैं जो हीट को कलेक्ट करेंगे, फिर ये जनरेटर में जाता है, फिर यहाँ से सीधा कंडेंसर में जाता है। यहाँ पर अगर हीट रिजेक्ट हो रहा है तो इसको एक्सपेंशन वाल्व में भेज दिया जाता है। फिर यहाँ से जो गर्म हवा है उसको और हीट गर्म करने के लिए इवेपोरेटर और कोल्ड एयर यहाँ से निकाली जाती है। फिर लो प्रेशर वेपर के थ्रू
यहाँ पर अब्जॉर्बर में भेजा जाता है। तो हीट यहाँ से अब्जॉर्ब होकर जो हीट फिर किसी काम की नहीं है, जो वीक सोल्यूशन बनते हैं इसके बाद, उसको फिर हमारे यहाँ पर ये रेक्यूपरेटर में भेज के वापस से जनरेटर में भेजते हैं और फिर से वो सारा प्रोसेस रोल आउट होता है। तो मतलब फिर वही है कि जो यहाँ पर हीट जो अब्जॉर्ब हो गई वो हो गई थ्रॉटलिंग वाल्व ये रहा। तो इसके बाद जो हमारा जो किसी काम का नहीं रहता, जो यहाँ पर रिजल्टेंट जो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो जिस किसी काम का नहीं रहता, वो वीक सोल्यूशन फिर वो प्रोसेस दोबारा से प्रोसेस होता है यहाँ पर पूरा, इसकी मदद से सोलर रेडिएशन की मदद से दोबारा से सारा प्रोसेस वो फिर से होता है। तो अब यहीं पर हम लिमिटेशंस देख लेते हैं सोलर पावर प्लांट की। लार्ज एरिया की जरूरत पड़ती है सोलर थर्मल एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए। लो एनर्जी डेंसिटी इज 0.1 टू 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी लो एनर्जी डेंसिटी है। डायरेक्शन ऑफ एरे चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम, तो वही एक जगह ये सोलर पावर प्लांट क्या है फिक्स्ड रहते हैं। तो जो सन की रेज है वो एक जगह तो रुकेंगी नहीं, वो इधर से उधर जाती रहती है। तो जो डायरेक्शन ऑफ रेज है वो चेंज होती रहती है टाइम के हिसाब से। एनर्जी नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग नाइट एंड ड्यूरिंग क्लाउड, तो वही एनर्जी नाइट के टाइम क्योंकि सन नहीं रहेगा तो अवेलेबल नहीं है, क्लाउड के टाइम ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ पर वो क्लाउड ज़्यादा रहते हैं एटमोसफेयर में, तो वहाँ पर एटमोसफेयर काफ़ी हमारा डेंस रहता है। तो एनर्जी स्टोरेज इसेंशियल, इसमें एनर्जी का जो स्टोरेज है वो बहुत ज़रूरी रहता है, इसेंशियल पार्ट है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग या इनिशियल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा रहता है। ये इस रिक्वायर्स हाइब्रिड प्लांट विद स्टोरेज फैसिलिटी फॉर सप्लाइंग एनर्जी ड्यूरिंग नाइट। तो इसको हाइब्रिड प्लांट की जरूरत पड़ती है जिसमें स्टोरेज फैसिलिटीज भी रहे, जिसमें वो एनर्जी को सप्लाई कर सके ड्यूरिंग नाइट। सोलर सेंट्रल पावर प्लांट इन मेगावाट रेंज आर नॉट इकोनॉमिकल, जो सोलर सेंट्रल पावर प्लांट होते हैं मेगावाट की रेंज में वो इकोनॉमिकल नहीं रहते। और इसी के बाद हमारी ये यूनिट 2 खत्म होती है आर की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज फॉलो फॉर मोर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी मैंने बहुत ही तेज खींची है, और अगर कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन आउट कर दें, जिससे दूसरे बंदों को भी मदद मिले।